मैं विभा मिश्रा। आज त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का जो प्रश्न पत्र हुआ उसका आज हम 32 ऑब्जेक्टिव का हल देखेंगे और इनकी व्याख्या भी करेंगे कि इनका ये उत्तर क्यों है सही। तो बहुविकल्पिक प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म इकाई है जिसमें व्यक्तिगत इकाई का भी अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे चरों का भी, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का भी। प्रश्न दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। इसका भी उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन सभी का अध्ययन बृहत रूप में किया जाता है। प्रश्न तीसरा, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसका उत्तर होगा सा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि दोनों जो है वो अर्थव्यवस्था की शाखाएं हैं, इनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न चौथा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। इसका उत्तर भी होगा द उपरोक्त सभी, क्योंकि साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास दर, इन सभी का अध्ययन जो है वो केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न 5, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी, क्योंकि पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो होती है वो वर्गीकृत अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। प्रश्न छठवां, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। इसका उत्तर होगा सा मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो निजी और सार्वजनिक का सम्मिश्रण होता है, जबकि पूंजीवादी जो होता है निजी और समाजवादी होती है सार्वजनिक, और दोनों का सम्मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो कि भारत में भी पाया जाता है। प्रश्न सातवां, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। इसका उत्तर होगा द अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जनता का कल्याण अर्थात अधिकतम लोक कल्याण होता है। प्रश्न आठवां, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसका उत्तर होगा ब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न नौवां, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका उत्तर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उपभोक्ता व्यवहार एक व्यक्तिगत इकाई, सूक्ष्म इकाई है अर्थव्यवस्था की, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 10वां, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। इसका उत्तर होगा 0। जब हम वक्र बनाएंगे तो कुल उपयोगिता का वक्र जो सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उसी की सीध में नीचे यदि हम देखेंगे तो 0 पर जो होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है। या हम तालिका के हिसाब से भी देखेंगे तो उसमें जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 कहलाती है। प्रश्न 11, उपयोगिता का संबंध होता है। इसका उत्तर होगा सा मानवीय आवश्यकता की पूर्ति। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का गुण ही उपयोगिता कहलाता है। यदि हम देखेंगे इसमें लाभदायकता से, तो यदि हम देखें कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से होता है तो ये गलत है, क्योंकि उपयोगिता हानिकारक भी हो सकती है। उपयोगिता का संबंध नैतिकता से होता है तो ये भी गलत, क्योंकि उपयोगिता अनैतिक भी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से। प्रश्न 12, किसी अर्थव्यवस्था की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। यहाँ उत्तर होगा इसका सा उपयोगिता। इस प्रश्न में पूछा है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता, तो वस्तु में पाया जाने वाला गुण ही उपयोगिता कहलाता है। प्रश्न 13, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा ब कुल उपयोगिता। यदि हम समस्त इकाइयों को से मिलने वाली उपयोगिताओं को जोड़ दें तो जो कुल उपयोगिता कहलाती है। प्रश्न 14, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। वे वस्तुएं कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चाय, कॉफ़ी। चाय की जगह हम कॉफ़ी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय भी ले सकते हैं। प्रश्न 15, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। इसका उत्तर होगा बढ़ती है। यदि हम देखें कि कॉफ़ी की मूल्य में वृद्धि हो गई लेकिन चाय की कीमत स्थिर है, तो कॉफ़ी की तुलना में चाय सस्ती मिल रही, तो लोग कॉफ़ी को छोड़कर चाय की मांग बढ़ा देंगे। प्रश्न 16, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। इसका उत्तर होगा सा व बा दोनों। आय में कमी या उपभोक्ता की रुचि में कमी, इनमें कमी होगी तो लोग वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, अर्थात वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी। प्रश्न 17, मांग की लोच है। इसका उत्तर होगा मात्रात्मक कथन। जो मांग का नियम है ये गुणात्मक कथन कहलाता है, क्योंकि मांग का नियम परिवर्तन की दिशा बताता है, लेकिन मात्रा परिमाण जो बताता है वो मांग की लोच बताता है।
गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है, इसका उत्तर होगा आ ऋणात्मक। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, इसका उत्तर होगा बा 5 प्रकार की। मांग की लोच होती है 3 प्रकार की और मांग की कीमत लोच जिसे हम श्रेणियां भी कहते हैं वो 5 प्रकार की होती है। प्रश्न 20, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, इसका उत्तर होगा आ कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। बा केवल मांग में परिवर्तन, केवल कीमत में परिवर्तन, ये नहीं होगा, दोनों में परिवर्तन दिखाता है। 21 प्रश्न, उत्पादन के साधन कौन से हैं, तो यहाँ होगा दा उपरोक्त सभी, क्योंकि भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी उत्पादन के साधनों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 22, वह कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा बा दीर्घकाल। दीर्घकाल में उत्पादन के स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न 23, उत्पादन का सक्रिय साधन है, इसका उत्तर होगा बा श्रम। पूंजी जो है वो निष्क्रिय साधन है, क्योंकि पूंजी जहाँ पड़ी है पड़ी ही रहती है। भूमि भी निष्क्रिय है। जो श्रम जो है वो अपने आप में सक्रिय है, क्योंकि व्यक्ति में निहित होता है श्रम। व्यक्ति स्वयं अपने आप से कुछ ना कुछ अवश्य कर सकता है, इसलिए कहा गया है कि वो कैसा साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सा कच्चे माल की लागत। जो कच्चे माल की लागत है ये परिवर्तनशील लागत कहलाती है। प्रश्न 25, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर होगा सा परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। तो अल्पकाल में जब उत्पादन में हानि होने लगती है तो स्थिर लागतें जो होती हैं वो एकदम से बंद नहीं करती, स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती हैं, लेकिन परिवर्तनशील लागतें जो हैं वो शून्य हो जाती है यदि उत्पादन नहीं हो रहा है तो। प्रश्न 26, औसत लागत वक्र का आकार होता है, इसका उत्तर है आ यू जैसा। यदि हम औसत लागत वक्र बनाएंगे तो उसकी आकृति अंग्रेजी के यू शेप की आती है। प्रश्न 27, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं, इसका उत्तर होगा सा आ एवं बा दोनों। जब हम संतुलन कीमत का निर्धारण करते हैं तो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा तय होती है। प्रश्न 28, बाजार मूल्य पाया जाता है, इसका उत्तर होगा आ अति अल्पकाल में। अति अल्पकालीन स्थिति में कीमतों में जो परिवर्तन होता है वही बाजार मूल्य कहलाता है। प्रश्न 29, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, इसका उत्तर भी होगा सा मांग एवं पूर्ति के द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता में जब हम वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं तो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा तय होता है। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, इसका उत्तर है बा पूर्णतः बेरोजगार। अति अल्पकालीन बहुत कम समय, यहाँ पर पूर्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मांग में जरूर परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। प्रश्न 31, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो सरकार के द्वारा किसी पर भी चाहे वस्तु हो चाहे सेवा, उसके द्वारा जो निर्धारित कीमत होती है उसकी ऊपरी सीमा जो तय की जाती है वही उच्चतम कीमत कहलाती है, जो कि आवश्यक वस्तुओं पर भी होती है, बाजार कीमत से कम भी होती है, वस्तुओं को सामान्य लोगों की पहुंच में लाने हेतु भी होती है, तो इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। प्रश्न 32, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहते हैं, इसका उत्तर होगा आ न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जैसे ये मुख्य रूप से ज़्यादातर ये कृषि पदार्थों के लिए होता है। क्या होता है कि जब कृषि पदार्थ यदि अधिपूर्ति के कारण यदि बहुत अधिक पूर्ति हो गई तो कीमतें गिरने लगती हैं, तो उस कीमत को गिरने से रोकने के लिए सरकार पहले से ही पूर्व में ही निर्धारित कीमत पर जो अधिशेष होता है उसको क्रय कर लेता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। ये आपके 32 ऑब्जेक्टिव हैं। थैंक यू।